हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज का ये वीडियो क्लास 10th विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2025 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है। अगर आप भी देने वाले हैं 4 मार्च को विज्ञान का पेपर, तो आज की ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है जितना कि आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल पेपर की है क्योंकि इस पेपर को पढ़कर आप विज्ञान में यानी कि विज्ञान साइंस में आप सभी 95% 95% ला सकते हो। 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और ये बहुत वायरल पेपर है और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएं एक बार सिर्फ उनको तैयार कर लेना है। बस केवल उनको तैयार करना है। जो कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कहाँ से पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा आपको इसी वीडियो में। 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोड देख सकते हैं 924 बी ए आपका पेपर का कोड रहने वाला है और बताएंगे आपको किस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हैं। विज्ञान का बहुत ही वायरल पेपर पूर्णांक 70, इससे पहले चेक कर दें। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहने वाला है। निर्देश पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया चीज रहने वाली है, मिलने वाली है आप सभी को इस वीडियो में। और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो बहुत लकी स्टूडेंट हो आप। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी आपको कोई भी टॉपिक यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी टॉपिक कमजोर है, आप सभी का एक बार कमेंट में लिख देना है, तो उसकी वीडियो हम ले आएंगे। तो निर्देश हैं आप सभी के यहाँ पे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि पहले जो 15 मिनट रहेंगे आप सबको वो पेपर पढ़ना है आपको 15 मिनट में। ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित रहेगा। खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चयन कर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आप सभी को। ठीक है। एक बार आपने जो गोला फिलअप कर दिया तो उसे काटे नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है। अब है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित दिए गए हैं। खंड ब में के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना है आवश्यक है। और इसके उपभाग नए पृष्ठ से आरंभ किए जाए। बता देंगे आप सबको किस प्रकार करना है, उपभाग क्या होता है वो बता देंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड अ उपभाग फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड अ। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आप सभी के पास स्टार्टिंग में। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, एज इट इज आपको जो कि आपका रहने वाला है 4 मार्च का पेपर। एज इट इज हूबहू आपको देखने के लिए मिलने वाला है पेपर। 4 मार्च को पेपर दे के आ जाना और बता देना कि एक एक क्वेश्चन इस पेपर से मिला है या नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी चेक करेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो उत्तल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब सदैव बनता है आप सभी का सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ठीक है। बहुत ही वायरल पेपर, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। और आप इसका पीडीएफ बोलोगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, एक और कमेंट में लिख देंगे। पीडीएफ तो पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी आप सभी को। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या होता है। सघन माध्यम से विरल में जाती हैं तथा विरल माध्यम से सघन में जाती हैं, या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, या पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो दूसरे का जो प्रकाश किरणें हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार जाती हैं, पारदर्शी माध्यम, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। डी लगा लेंगे एक बार, डी ऑप्शन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हर एक क्वेश्चन के आगे उसका अंक निर्धारित है, यानी कि एक एक देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के आगे उसका एक अंक लिखा हुआ है। 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का। नेक्स्ट है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का।
15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आवासी सीधा वस्तु के आकार का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु की दूसरी ओर उल्टा, यानी कि बी आपका आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा पेज उल्टा सा है, कोई बात नहीं, बी लगा लेंगे इसका राइट आंसर। वस्तु की दूसरी ओर बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उसी आकार का। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूसरा दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है आप सभी को लाल, नीला, पीला या बैंगनी। लगाएंगे इसका राइट आंसर। जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब की पूछी है, तो इसका राइट आंसर लाल, बिल्कुल राइट आंसर। लाल भी जिस भी भाई का आंसर है वो सही है बिल्कुल। और एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का या आवेश का। एक एक क्वेश्चन पेपर से मिला लेना, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। अब क्या कहूँ आपको, एक एक क्वेश्चन मिला लेना पेपर में आप सभी को। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ पर मैं, आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका रहने वाला है विद्युत धारा का। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और एक सेल से R1 तथा R2 के प्रतिरोध के दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही चेक करेंगे। H1/H2 इजिकल टू R2/Rn और H1/H2 इजिकल टू R1/R2, H1/H2 इजिकल टू R1 का स्क्वायर बटे Y1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, H1/H2 I2/I1। इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जब आपको पेपर में देखने को मिलेगा इस प्रकार बता देंगे। इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि इसका ट्रिक भी बता देंगे जब आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो 1/2 यानी कि पहला 1/2 ऐसे चेक करिए लास्ट वाले को, ठीक है, इजिकल टू 2/1। इसका अपोजिट जो है वो यहाँ पे आपको कर देना, देखिए और किसी में नहीं होगा। 1/2 1/2 1/2 2/2 1/2 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे H1 है, I है, I नहीं H और R पूछा है केवल हमसे, देखिए H और R इन दोनों का पूछा है, तो यही रहने वाला है आप सभी का ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर और न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। इसका राइट आंसर रहने वाला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है आप सभी से। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आप सभी का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे उपभाग 2। अब यहाँ से आपका उपभाग जो है सेकंड स्टार्ट होता है। उपभाग सेकंड में क्या है? मीथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछा है। तो H बॉन्ड बने हुए हैं, तो मीथेन का चेक करेंगे एक। मीथेन का क्या रहेगा? मीथेन का देखिए मीथेन में रहता है इसका बी रहेगा आप सभी को, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से इस प्रकार चेक कर सकते हैं, चारों तरफ से घिरी हुई आकृति, यानी कि चारों तरफ उसके H होंगे और बीच में C होगा, उसे कहते हैं मीथेन, ठीक है। तो इस प्रकार ये है C। और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे आप सभी की, जो मेन चीज़ उसी बता दिया जाएगा, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सॉरी सजातीय नहीं समजातीय श्रेणी पूछिए। तो H2H4.CH4, CH4.C2H6, C2H6.CH3OH, C2H4.C2H2। यहाँ पे समजातीय श्रेणी पूछी है 9वां का, तो इसका राइट आंसर C2H6.CH3OH, ठीक है। सी आंसर राइट रहेगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस और PbO और PbNO2। तो इसका राइट आंसर क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 14 या सी? शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है आप सभी से, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7।
और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बोल देना। एंटीमनी क्या है? अधातु, मिश्र धातु या धातु या उपधातु। एंटीमनी पूछी है, एंटीमनी क्या रहने वाली है आप सभी की यहाँ पे? एंटीमनी जो कि मिश्र धातु, ठीक है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक देखिए यहाँ से निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH प्लस C2H5OH सांद्र विलयन H2SO से H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस H2O मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी से इसकी अभिक्रिया लग कराएंगे सांद्र विलयन यानी कि H2SO4 से। तो यहाँ पे आप सभी को मिलेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O यहाँ पे मिलेगा। देखिए H2O जो है वो आपको यहाँ पे है और CH3COH यहाँ पे मिल जाएगा आप सभी को सी ऑप्शन राइट आंसर इसका। CH3CO C2H5 ये आपको यहाँ पे समीकरण को संतुलित करेंगे तो ये मिल जाएगा आप सभी को। अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे उपवाक तीसरा। उपवाक तीसरे में क्या करना है? पहले आए थे फिजिक्स, इसके बाद आई है केमिस्ट्री, अब आएगी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या है? कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पायरुवेट या ग्लूकोज। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा पूछी है आपसे यहाँ से। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एटीपी यानी कि एटीपी बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट है यहाँ पे पित्तरस का स्त्राव होता है यकृत द्वारा, पित्ताशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा या आमाशय द्वारा। इसका राइट आंसर लगाएंगे, आप सभी को पता होगा ये तो होता है यकृत के द्वारा। और नेक्स्ट है परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं अंडाशय, परागगण, बाह्यदल या बीजांड। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण, ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं आलू में, पुदीना में, ब्रायोफिलम में या इनमें से सभी। पत्तियां पर कलियां विकसित होती हैं, आपको पता होगा ब्रायोफिलम में होती हैं। और एकलंगी पुष्प का उदाहरण 18वां क्वेश्चन। एकलंगी फूल का उदाहरण गुलाब का फूल, पपीते का फूल, सरसों का फूल या आम का फूल। एकलंगी पुष्प क्या होता है? तो यहाँ पे इसका उदाहरण है एक से ही पता चल जाएगा पपीते का फूल, ये एकलंगी का उदाहरण है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 140/80, 120/80, 135/100 या 125/115। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब 120/80 यानी कि इसे आप बोल देते हैं बीपी बोलते हैं ना उसे। बीपी कितना है? तो बीपी सामान्य एक व्यक्ति में इतना रहता है 120/80। 19 क्वेश्चन हो गए आप सभी के। और यहाँ पे आएगा लास्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं और आम। घास, बकरी और मानव। बकरी, घास और हाथी। घास, मछली और बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? घास, बकरी और मानव। घास, बकरी और मानव इसका राइट आंसर रहने वाला है। और अब आती है खंड ब के उपवाक फर्स्ट पर, यानी कि खंड ब स्टार्ट होता है यहाँ से उपवाक फर्स्ट यानी कि फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको ये सभी जो भी बताए हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ये आपको करनी है OMR पर। OMR आंसर शीट मिलेगी, वहां पे आपको ये करने होते हैं। ये आपका पेपर पूरा वर्णनात्मक प्रश्न है। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का रहने वाला है ये वाला क्वेश्चन आप सभी का। तो इसका चेक करेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका वर्णनात्मक क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को चेक करेंगे उत्तल दर्पण। इसी प्रकार आपको कॉपी में लिखना है, खंड ब डाल के देखिए कॉपी में किस प्रकार लिखोगे। खंड ब डालना है आपको, खंड ब का उपवाक फर्स्ट डालना है, उसका क्वेश्चन नंबर 21 डालना है। इसके बाद लिखना है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु से
इसका आकार वस्तु के आकार का से छोटा होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे इसका ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। इसे हमने डायरेक्ट सीधी लैंग्वेज में इस प्रकार लिख दिया है, जहाँ f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी। और इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है प्रतिबिंब की दूरी 12.5 और फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। और अपने हिसाब से लिख लीजिए, यहाँ पे तो शॉर्ट बता दिया जाएगा पर ऐसा नहीं है, पूरा पेपर बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे 22वां क्वेश्चन, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरण लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होता है। तो इसे प्रकार किस प्रकार करेंगे, 22 का दूसरा का फर्स्ट अवतल लेंस किस प्रकार करेंगे आप इसे, अवतल लेंस में अभिसारी किरणों यानी कि पैरेलल किरणों का परावर्तन रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, दूसरी जगह मार्ग होता है और ये लेंस के दूसरी ओर फोकस होता है। और अब यदि हम दी गई जानकारी को उपयोग करके फोकस दूरी f और अन्य संबंधी जानकारी ज्ञात करेंगे, ठीक है। किस प्रकार है, अवतल लेंस की फोकस दूरी यह नकारात्मक है क्योंकि अवतल लेंस का फोकस वस्तु से दूर, यानी कि इस प्रकार ये यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला है इसका। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, इस प्रकार लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर जो है आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। 22 हो गया और 23 चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों कर लीजिए, ऐसे भी कर लें आप। लेंस की उपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ऐसे अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है मेन मेन क्वेश्चन उनको बता देते हैं, बाकी सब आप अपने हिसाब से चेक कर लें। क्वेश्चन तो हमने बता दिए हैं, आपके पास विद्या होगी उसमें से चेक कर लेना, यानी कि मेन मेन चीज हम बता देते हैं। और 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और तथा 1 ओम तथा तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो 23 का आप सभी को जो कि रहने वाला है, 23 का आप अपने हिसाब से कर सकते हो अगर करना चाहें तो, ठीक है, कर लेना इसे। थोड़ी देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन रह जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे आपके लिए। बाकी 24वां देख लेते हैं, घरेलू, जो कि है घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के फर्स्ट नाम सेकंड नाम, यानी कि पहला का नाम, कार्य तथा आवरण के रंगों को लिखिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मेन तो रहेगा, तो इसे चेक करेंगे एक बार। 6वां क्वेश्चन 24 का, एक न्यूनतम मुख्य तार, फर्स्ट है ऐसा ही लिखना है आपको एज इट इज, कार्य डाल के डॉट लगा के इस प्रकार, यह तार विद्युत ऊर्जा को उपकरणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आवरण का रंग लाल, भूरा या काला होता है, ठीक है, यानी कि उसका रंग बता दिया। भूमि तार, 3 कार्य पूछे थे, 3 ही ये रहे आपके पास। भूमि तार ये कार्य क्या होता है इसका, यह तार सुरक्षा के लिए होता है। यह तार विद्युत उपकरणों के विद्युत उपकरणों के धातु भागों को पृथ्वी से जोड़ता है, जिससे अगर कोई तार टूटकर धातु से धातु से संपर्क करता है तो करंट की में को पृथ्वी से प्रवाहित किया जा सकता है। आवरण का रंग हरा या पीला, हरे या पीले की रंग की धारियों वाला तार, वो तार आता है भूमि तार, यानी कि वायर, अर्थ वायर में सुना होगा आपने, अर्थ का वायर है ये। और नेगेटिव तार कौन सा होता है, कार्य, यह तार विद्युत ऊर्जा को वापस स्रोत यानी कि ट्रांसफार्मर या जनरेटर की ओर लौटाने का कार्य करता है नेगेटिव तार। इसका रंग होता है नीला। जो नीला तार होगा वो नेगेटिव होता है। उसको कार्य क्या होता है, जो विद्युत है यानी कि जनरेटर होता है ना आपका, जनरेटर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, उनमें आप सभी को नीला तार देखने के लिए मिलेगा, जो कि बिजली को उसमें संचार करता है, यानी कि उसमें रखता है बिजली को। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये रहा, और यहाँ पे चेक करेंगे एक बार, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया और ये है हमारा नेक्स्ट है, देखिए चेक करेंगे एक बार। अब इस धारावाही चालक के
कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के किन कारकों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम को लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना साइंस का, उसमें आप चेक कर सकते हैं मेन चीज को, जो कि मेन है उन्हें बता देते हैं यहाँ पे आप सभी को। अब नेक्स्ट है 25 खंड उपभाग सेकंड, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप सभी का। 1+1+1 4, यानी कि 4 नंबर के इनको चारों को लिख दोगे तो एथेनॉल अम्ल, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल और नाइट्रोमेथेन संरचनात्मक सूत्र लिख दोगे तो यहाँ से ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है 26 का फर्स्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके दो अनुप्रयोग लिखने हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, आपको किस प्रकार स्पष्ट करोगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी 26 का फर्स्ट, ये ऐसा डालना है आप सभी को, खंड ब। और यहाँ पे लिखना है यह आपको, यह एक तालिका होती है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों को उनके विद्युत रासायनिक गुणों के आधार पर एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। इस श्रेणी में उन तत्वों को सूचीबद्ध किया जाता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता रखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वे तत्व होते हैं जिनकी धारा को खींचने के लिए प्रवृत्ति अधिक होती है, और वे नीचे होते हैं जो कम प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी इसमें सबसे अधिक प्रभावी एलिमेंट होते हैं, उनको ऊपर रखा जाता है, और जो नीचे होते हैं उनको कम प्रभाव होता है, यानी कि कम पावर होती है, नीचे रखेंगे उनको। उनको ज्यादा पावर होती है ऑफिशियली उनको ऊपर ही रखा जाता है। इसमें ये चीजें बताई जाती हैं। और यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य तत्वों को के क्रम क्या है? पोटेशियम के, सोडियम यानी कि Na, कैल्शियम यानी कि Ca, और फोर्थ है मैग्नीशियम यानी कि Mg, जिंक यानी कि Ze, और लोहा Fe, ताम्र, चांदी, गोल्ड Au, ठीक है। और यहाँ पे पूछा था आपको दो अनुप्रयोग पूछे थे, देखिए यहाँ पे आपको पूछे थे शायद दो अनुप्रयोग, स्पष्ट तो हमने कर दिया, और इसके दो अनुप्रयोग लिख दोगे तो आपके 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो दो अनुप्रयोग किस प्रकार लिख सकेंगे आप सभी के यहाँ से? विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग ऐसे डर रख के, गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल बनाने में होता है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा की को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे बैटरी जैसे डैनियल सेल में विभिन्न तत्वों को उपयोग किया जाता है, गैल्वेनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल। यह सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रसायन से बनी ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसका उदाहरण डैनियल सेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी के जो है एक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है धातु को संक्षारण को रोकता। आपको देखने में तो ये बड़े बड़े लग रहे होंगे, पर इतना देखने में बड़े नहीं, समझिए केवल, समझ लोगे तो आप अपने पेपर बन को बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे है धातुओं की संख्यारण। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग वह यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी धातु आप अधिक आसानी से संक्षारण करेगी। संक्षारण का मतलब सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर संक्षारण का मतलब हुआ जंग लग जाना। ऐसे लोहे में जंग लग जाती है तो वो गल जाता है, यानी खराब हो जाता है। इसका यहाँ पर ये मतलब है कौन सी धातु अधिक स्थिर रहेगी। इससे संक्षारण रोकने के उपाय किए जाते हैं, जैसे जिंक को लोहा के साथ जोड़कर जो संक्षारण से बचाव कर सकता है। यानी कि जब लोहे पे आप ग्रीस या कि तेल लगा दोगे तो वो जल्दी नहीं गलेगा, इसका मतलब ये रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे तो दो अनुप्रयोग हैं वो भी हो जाते हैं। अब बात आती है मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम व उपयोग लिखिए। तो कॉपर की पूछिए इन्होंने, तो मिश्र धातु के क्या होते हैं चेक करेंगे। मिश्र धातु वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक धातु तत्वों का मिश्रण होता है, और कभी कभी गैर धातु तत्व भी मिश्रित होते हैं। मिश्र धातु बनाने से मूल धातु की कुछ विशेषताएं बदल जाती हैं, जैसे कठोरता, ताकत और संक्षारण प्रतिरोध, जिससे वह अधिक उपयोगी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये रहने वाला मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि दो चीजें हैं, इस प्रकार समझिए। यानी कि एक चीज ये है हमारा, और एक चीज ये चीज है। इन दोनों को तोड़ के मरोड़ के, यानी कि इन दोनों को आकार परिवर्तित करके हमें एक चीज बनानी है। तो एक चीज बन गई मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, और इन दोनों को मिक्स करके ये वाला बन जाएगा, ये एक लोहा, ठीक है। इसी को कहते हैं मिश्र धातु। दो धातुओं को मिलाकर एक धातु, नई धातु का निर्माण करना मिश्र धातु कहलाता है। अब कॉपर के दो अनुप्रयोग। कॉपर के दो प्रयोग क्या होते हैं। ताम्र तार यानी कि कॉपर वायर। कॉपर का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है, क्योंकि यह एक अच्छा विद्युत चालक होता है। इसका उपयोग घरों, कारखानों और
विभिन्न विद्युत उपकरणों में विद्युत धारा के संचालन के लिए किया जाता है कॉपर का उपयोग, यानी कि घरों में किया जाता है, कारखानों में किया जाता है, और जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी के काम होते हैं उनमें भी किया जाता है। ताम्र यानी कि तांबे का तार जिसे बोलते हैं, कॉपर के गहनों का निर्माण, कॉपर का निर्माण गहनों के निर्माण में भी किया जाता है। यह धातु विशेष रूप से ज्वेलरी उपयोगी के सुंदर दिखने और स्थायित्व को कारण लोकप्रिय ताम्र मिश्र धातु जैसे कांस्य, यानी कि कांसा होता है ना, कांसा, कांसे का भी उपयोग गहनों का निर्माण में भी किया जाता है। तो आप सभी का यहाँ पे मिश्र धातुओं से संबंधित जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात आती है IUPAC नाम। IUPAC नाम जो है SCHO का, CH3 CH2 का IUPAC नाम लिखना है आपको। इसके बाद आती है कार्बन की संयोजकता पर एक टिप्पणी लिखनी है। कार्बन की संयोजकता पर, कार्बन की संयोजकता पर किस प्रकार टिप्पणी लिखेंगे चेक करेंगे एक बार। कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी इस प्रकार लिख सकते हैं, कार्बन की संयोजकता इसके द्वितीय रासायनिक गुणों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन के बाहरी सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल्स, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, जिससे यह 4 अबंधन अन्य तत्वों से बना सकती है। इस कारण कार्बन स्थित यौगों को बनाने में सक्षम होता है। यह न केवल अन्य तत्वों से बंध होता है बल्कि स्वयं के साथ भी बांधने की क्षमता रखता है, जिससे जटिल संरचनात्मक का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जैविक यौगिक, पॉलीमर, शर्करा, प्रोटीन और DNA। कार्बन के 4 बंधन बनाने की क्षमता उस विविध आकार, संरचनात्मक और कार्य वाले यौगिक बनाने में बंद किया जाती है जैसे जीवन के लिए आवश्यक है। यह विविध और जटिल अणुओं का निर्माण करने की क्षमता और उसे जैविक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों में भी एक मौलिक तत्व बनाती है। तो यहाँ पे आप सही कार्बन की संयोजकता, ये थोड़ा हार्ड है, पर आप जो एज इट इज इसे तैयार कर लेते हो तो ये कुछ भी हार्ड नहीं है। 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपकी जो आपको रट जाएगा ये। ठीक है, इतनी सरल तरीके से DNA, प्रोटीन, जो कि पॉलीमर, जैविक जो लिखा है वो आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा सूत्र और लिख दीजिए अगर आता है तो आपको गर्म करने के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित संक्षिप्त द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया, योगात्मक क्रिया, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक क्वेश्चन 2 का रहने वाला है यहाँ से, इसके बाद 6 नंबर आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। उपभाग आता है थर्ड। अब आपका उपभाग थर्ड में क्या करना है, आप सभी को एक तंत्र का न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर तंत्र का तंत्र बनाने में और इसका नामांकन करने में। ठीक है, चित्र बनाने में 2। और लिंग गणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारित करने की प्रक्रिया को समझाइए। 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन आप सभी चेक करेंगे एक बार। लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लिए पुरुष या महिला के निर्धारण में मदद करते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, X और Y गुणसूत्र। महिला में 2 X गुणसूत्र होते हैं, XX, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, XY। ठीक है, अब बात आती है मानव में लिंग निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो मानवों में लिंग निर्धारित गुणसूत्र के आधार पर होता है। यह प्रक्रिया अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन के समय निर्धारित होती है। अंडाणु यानी कि एग सेल, अंडाणु में हमेशा X गुणसूत्र होता है क्योंकि महिला में दोनों X गुणसूत्र होते हैं, यानी कि XX महिला में होते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म सेल, यहाँ पे शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र हो सकता है क्योंकि पुरुष में X और एक Y गुणसूत्र होता है, यानी कि XY पुरुष में होते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब यह तय होता है कि संतान का लिंग क्या होगा। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलकर गर्भाधान करता है तो संतान महिला XX होगी। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलकर गर्भाधान करता है तो संतान पुरुष XY होगी। इस प्रकार लिंग निर्णय करने की इस बात पर निर्भर किया जाता है कि शुक्राणु X गुणसूत्र वाला है या Y वाला। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। 30वां क्वेश्चन है उत्पादकता उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। उत्पादकता और उपभोक्ता में 4 अंतर चेक करेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ से परिभाषा क्या है आपकी उत्पादक की। उत्पादक क्या होता है, वस्त्रों, सेवाओं या सामग्रियों का निर्माण करने वाला व्यक्ति, या कोई व्यक्ति हो सकता है निर्माण करने वाला, या कोई संगठन यानी कि कंपनी हो सकती है।
और उपभोक्ता क्या होता है? उत्पादों या सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति। यानी कि आप दुकान से कोई चीज खरीद के लाते हो, तो आप उपभोक्ता हो गए। उत्पादन कौन कर रहा है? जो कि दुकानदार है वो भी किसी से खरीदता होगा, तो वो जिसका उत्पादन करता है तो उसे उत्पादक कहते हैं। भूमिका क्या होती है? उत्पादक। उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल से तैयार माल बनता है, ठीक है। उपभोक्ता माल तैयार या सेवाओं का उपयोग करता है, तो ये भूमिका होगी। थर्ड, लक्ष्य। उत्पादक मुनाफा कमाना और बाजार की मांग को पूरा करना, ये लक्ष्य हो गया। उपभोक्ता क्या होगा? अपनी सेवाओं और इच्छाओं को पूरा करना, ये उपभोक्ता क्या हो गया। और उत्पादन और एवं उपभोग। उत्पादक क्या करता है? उत्पादन करता है लेकिन उपभोग नहीं करता। उपभोक्ता करता उपभोग करता है लेकिन उत्पादन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, यानी कि जो जिससे खरीदता है वो इसका इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करता है वो उसे खरीद सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार रह सकते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र से चित्र बनाना है संरचनात्मक हृदय का। तो यहाँ से हृदय का चित्र बनाने के 2 नंबर मिल जाएंगे और 4 नंबर उसके करने के। मानव में मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए, इसे भी कर दोगे तो 6 नंबर। सचित्र चित्र बनाना है जन्म मादा मादा मानव के मानव जनन तंत्र का तचित्र बनाना है। तो यहाँ से इस प्रकार जो है आपका पेपर पूरा हो जाता है सॉल्व। पूरा पेपर सॉल्व हो गया। और पेपर कैसा लगा? यही पेपर आप सभी को 4 मार्च 2025 को आप पेपर देने जाओगे, तो यही पेपर आप सभी को देखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो एक बार कमेंट में लिखना। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी जो कि 10th से संबंधित किसी भी अपडेट्स निकल कर आए आपके सामने सबसे पहले आपको पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।